ये एनीमे एक ऐसे फ्यूचर की कहानी है जहां ह्यूमंस और एंड्रॉइड्स एक साथ रहते हैं। ये एंड्रॉइड्स जो दिखने में बिल्कुल इंसानों जैसे होते हैं, उनमें भी अपने इमोशन होते हैं। अब सोचो, अगर एक इंसान और एक एंड्रॉइड अपने बीच में प्यार का एहसास करते हैं तो उनका रिश्ता किस रास्ते पर चलता है। तो आज हम जानेंगे इस एनीमे के इमोशनल और दिलचस्प कहानी, जिसमें प्यार, टेक्नोलॉजी और इंसानियत की एक नई सोच को दिखाई गई है। कहानी की शुरुआत होती है सुकासा मिजुकाकी से, जो एक 18 साल का यंग लड़का है और वो तेजी से भागते हुए एलिवेटर में चढ़ता है और अपने मन में सोचता है, पता नहीं मैं कैसा महसूस करता अगर मेरा लाइफ स्पैन पहले से तय होता। तभी उसकी नजर एक लड़की पर पड़ती है जिसकी आंखों से आंसू गिर रहे होते हैं। उसे देखकर सुकासा अपने मन में सोचता है, पता नहीं क्यों मगर शायद मुझे तुमसे प्यार हो गया बिना तुम्हारा नाम जाने। और इसी के साथ इस एनिमे की कहानी शुरू होती है। अगली सुबह सुकासा अपनी नई जॉब के लिए निकलता है और वो एक कंपनी में काम करने वाला होता है जिसका नाम होता है यस AI कॉर्पोरेशन। ये कंपनी एंड्रॉइड्स, जिन्हें गिफ्टिया कहा जाता है, बनाने वाली एक बड़ी कंपनी है। सुकासा वहां पहुंचता है और टर्मिनल सर्विस डिपार्टमेंट के बारे में पूछता है, लेकिन उसे सीधा हेडक्वार्टर्स के पीछे भेज दिया जाता है। वहां जाने के बाद वो खुद को इंट्रोड्यूस करता है और अपने आसपास मौजूद लोगों को देखता है। तभी एक आदमी बोलता है, मैं सेक्शन चीफ यामानोबे हूँ। अगर तुम्हें कुछ पूछना है तो काजुकी कुवानोमी से पूछो, ये फील्ड ड्यूटी के इंचार्ज हैं। काजुकी उसे देखती है और हैरानी से कहती है, इस साल तो कोई नया बंदा आना ही नहीं था। फिर वो कंप्लेन करती है कि गिफ्टिया की कमी के कारण उनके पास पार्टनर्स भी नहीं हैं। इस पर यामानोबे जवाब देता है कि जनरल मैनेजर के रिकमेंड के कारण मुझे इसे लेना ही पड़ा। उसके बाद सुकासा थोड़ा कंफ्यूज होकर पूछता है, टर्मिनल सर्विस में किस तरह के लोग रहते हैं। यामानोबे हल्की हंसी के साथ कहता है, जनरल मैनेजर ने तुम्हें इतना भी नहीं बताया। जिसपे सुकासा सिर हिलाता है, नहीं। अब काजुकी उसे गिफ्टिया के बारे में बताने लगती है और कहती है, हम जो गिफ्टिया बनाते हैं उनका लाइफ स्पैन सिर्फ 8192 घंटे होते हैं, यानी 9 साल 4 महीने। जब उनका टाइम खत्म होने वाला होता है तो उनकी मेमोरीज डिलीट होने लगती हैं और उनकी पर्सनैलिटी बदल जाती है। और अगर उन्हें ज्यादा देर तक छोड़ा जाए तो वो वायलेंट भी हो सकते हैं। सुकासा ये सुनकर थोड़ा चौंक जाता है। काजुकी आगे बताती है, इसलिए हमारी टीम का काम होता है कि समय पूरा होने से पहले गिफ्टिया को उनके ऑनर के पास से ले आएं। और इस मिशन के लिए हम एक इंसान और एक गिफ्टिया की टीम बनाते हैं। लेकिन फिर वो सुकासा की तरफ देखती है और कहती है, मगर तुम्हारे साथ काम करने के लिए तो कोई गिफ्टिया नहीं है। तभी वही लड़की जिसे सुकासा ने पहली बार एलिवेटर में देखा था वो अंदर आती है। उसे देखकर सुकासा थोड़ा चौंकता है और सोचता है, ये तो वही लड़की है। काजुकी उसे देखती है और फिर सुकासा से पूछती है, क्या तुम इसे जानते हो। सुकासा धीरे से जवाब देता है, मैंने इसे कुछ टाइम पहले देखा था। जिसके बाद यामानोबे अपने मन में सोचता है, क्यों ना आइला और सुकासा को एक दूसरे का पार्टनर बना दिया जाए। काजुकी तो पहले इस फैसले के खिलाफ होती है, मगर आइला खुद आगे बढ़कर कहती है, मैं समझ गई। जिसके बाद सुकासा और आइला की एक टीम बन जाती है। नेक्स्ट सीन में सुकासा आइला की तरफ अपना हाथ बढ़ाता है और मुस्कुराते हुए कहता है, तुमसे मिलकर अच्छा लगा। जिसके बाद दोनों हाथ मिलाते हैं। फिर सुकासा पूछता है, जब हम पहली बार मिले थे तब तुम क्या देख रही थी। लेकिन आइला बिना किसी इमोशन के साथ जवाब देती है, एरर, मुझे समझ नहीं आया। जो तुमने पूछा दोबारा पूछो। सुकासा थोड़ा हिचकिचाते हुए फिर से वही सवाल पूछता है, मगर आइला का जवाब सेम होता है। तभी वहाँ जैक आ जाता है और मजाक में कहता है, अरे मिचिरो, ये नया बंदा तो आइला का हाथ ही नहीं छोड़ रहा। तभी एक लड़की मिचिरो वहाँ पर आती है और सुकासा को घूर कर देखती है और फिर आइला से कहती है, तुम्हें ज्यादा ध्यान नहीं देना चाहिए। मुझे लगता है कि इस लौंडे के दिमाग में कुछ गड़बड़ चल रही है। फिर वो सुकासा की तरफ देखती है और कहती है, मैं हूँ मिचिरो, मैं तुम्हें ट्रेनिंग दूंगी, यहाँ ऐसे खड़े मत रहो, चलो बाहर चलते हैं। जिसके बाद सुकासा सोचता है उसका पहला असाइनमेंट क्या होगा। तभी मिचिरो कहती है, तुम्हें एक असाइनमेंट करना होगा। इसके बाद ये लोग एक कार में बैठकर निकल पड़ते हैं और रास्ते में मिचिरो सुकासा से एज पूछती है। सुकासा कहता है, मैं 18 साल का हूँ। जिसपे जैक हंसते हुए कहता है, मिचिरो सिर्फ 17 साल की है। जिसके बाद मिचिरो उसे घूरती है और कहती है, मैं यहाँ सीनियर हूँ तो तुम्हें मेरे ऑर्डर्स को फॉलो करना पड़ेगा। उसके बाद जैक मजाक में कहता है, वैसे इसने 1 साल पहले ही ज्वाइन किया था, उस टाइम वो काजुकी के ऊपर खूब चिल्लाया करती थी। ये सुनने के बाद मिचिरो जैक को गुस्से से देखती है और कहती है, अपना मुंह बंद रखो। अब आगे सुकासा आइला से पूछता है, गिफ्टिया और इंसान साथ में ही क्यों काम करते हैं। आइला जवाब देती है, हमारी टीम मार्क्समैन और स्पॉटर में बटी हुई है। गिफ्टिया का काम होता है कि वो टारगेट और उसके ऑनर से बातचीत करे ताकि रिट्रीवल आसानी हो। उसके बाद जैक सुकासा से कहता है, तुम स्पॉटर हो और तुम्हारा काम है कि अपने पार्टनर पर नजर रखना कि वो अपना काम सही से कर रही है या नहीं। सुकासा कहता है, तो इसके लिए कोई मैनुअल नहीं है, मुझे इस काम के बारे में कुछ नहीं पता। तभी आइला उसे एक डायरी देती है और कहती है, सिर्फ एक चीज याद रखो, इस काम में कभी रिवार्डिंग फील नहीं होता, हमारी जिम्मेदारी सिर्फ मेमोरीज को डिस्ट्रॉय करना है। जिसके बाद सुकासा डायरी खोलकर देखता है जिसमें आइला ने अपने पिछले रिट्रीवल मिशंस के नोट्स लिखे होते हैं, मगर उसे कुछ समझ नहीं आता। अब ये पहली लोकेशन पर पहुंच जाते हैं जहां इन्हें एक गिफ्टिया रिट्रीव करना होता है। जैक दरवाजे की बेल बजाता है। तभी मिचिरो बताती है कि गिफ्टिया बात करने में बहुत अच्छे होते हैं और इन्हें अपना काम अच्छे से आता है। थोड़ी देर बाद जैक अंदर जाता है और एडवर्ड नाम के गिफ्टिया को पिक कर लेता है। मिचिरो कहती है, रिट्रीवल के दौरान कुछ रूल्स को फॉलो करने पड़ते हैं। सबसे पहले ऑनर को पहले एक एग्रीमेंट साइन करना होता है और रिट्रीवल के समय उसे मौजूद होना रहता है। इसके बाद गिफ्टिया को एक रिंग पहनाई जाती है जिससे उसकी बॉडी डीएक्टिवेट हो जाती है और इस तरह एडवर्ड
एडवर्ड का रिट्रीवल पूरा हो जाता है। उसके बाद जाते जाते सुकासा मिचिरो से पूछता है ऑनर का वहाँ मौजूद रहना जरूरी क्यों है। मिचिरो कहती है प्राइवेसी के लिए। गिफ्टिया के पास ऑनर की सारी यादें होती हैं, अगर ऑनर वहाँ नहीं होगा तो उनकी यादों को लीक होने का खतरा होगा। रिट्रीवल के बाद सुकासा सोच में पड़ जाता है कि एडवर्ड में तो कोई प्रॉब्लम नहीं दिख रही थी। मिचिरो उसे घूरते हुए कहती है अपीयरेंस से जज मत करो, अगर हम उसे 12 घंटे और छोड़ देते हैं तो उसकी पर्सनैलिटी पूरी तरह बदल चुकी होती। फिर वो आगे कहती है तुम्हें ये काम आसान लग रहा होगा मगर ये उतना सिंपल नहीं है जितना तुम्हें दिखता है। अगले दिन ये एक और गिफ्टिया को लेने जाते हैं, लेकिन इस बार उसका ऑनर उन्हें देने से मना कर देता है, जिसपे मिचिरो कहती है इसे कुछ देर के लिए स्किप कर देते हैं, अगला केस तुम हैंडल करो सुकासा। फिर वो आइला की तरफ देखती है और कहती है आइला को इसका एक्सपीरियंस है तो उसे सब पता होगा। अब ये वाली टीम दूसरे लोकेशन पर पहुंच जाती है जहां आइला बेल बजाने वाली होती है, लेकिन उसका हाथ कांपने लगता है। आइला सुकासा से कहती है बेल तुम बजा दो, जिसके बाद सुकासा बेल बजाता है, लेकिन तभी ऑनर अपने गिफ्टिया को लेकर भाग जाता है। आइला तेजी से उन्हें देख लेती है और पकड़ने के लिए बिल्डिंग से कूद जाती है, लेकिन वो सीधा कूड़े के डिब्बे में जाकर गिरती है। अब नेक्स्ट सीन में यामानोबे इन्हें डांट रहा होता है और कहता है काम ठीक से करो, ऐसे ही मिशन नहीं चलते हैं। जिसके बाद जैक बताता है कि भागने वाले गिफ्टिया और उसके ऑनर को पकड़ लिया गया है। तभी वहाँ काजुकी आती है और सुकासा से कहती है कि आइला के ऊपर इतना ज्यादा काम का प्रेशर मत डालो। इसके बाद सुकासा मिचिरो से पूछता है क्या आइला और काजुकी का कोई पास्ट कनेक्शन है, जिसपे मिचिरो कहती है कि कुछ साल पहले वो एक टीम थे। फिर वो थोड़ा रुक कर कहती है आज जो भी हुआ उसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं थी, मैं काजुकी से बात कर लूंगी। फिर वो हल्की सी मुस्कान के साथ कहती है वैसे भी मैं नहीं चाहती कि तुम इतनी जल्दी काम छोड़ दो, वरना मेरा नाम खराब होगा क्योंकि मैं तुम्हारी ट्रेनर हूँ। अब सुकासा को एक और असाइनमेंट मिलता है और इस बार इन्हें नीना नाम की एक गिफ्टिया को लाना होता है, जिसपे सुकासा सोच में पड़ जाता है कि हम इस इंसान से बात भी कैसे कर सकते हैं। तभी आइला सामने आती है और कहती है ये मुझ पे छोड़ दो। अब अगले दिन सुकासा और आइला लोकेशन पर पहुंच जाते हैं और आइला दरवाजे की बेल बजाती है। थोड़ी देर बाद एक बुढ़िया दरवाजा खोलती है और आइला मुस्कुराते हुए कहती है थोड़ी चाय पी लो। वो बुढ़िया कुछ नहीं बोलती और दरवाजा सीधे उन लोगों के मुंह पे बंद कर देती है। सुकासा आश्चर्यचकित होकर पूछता है तो तुम्हारे दिमाग में यही प्लान चल रहा था। अगले दिन आइला फिर से आ जाती है और इस बार खाने का कुछ पैकेट लेकर। वो फिर से बेल बजाती है, लेकिन वो बुढ़िया फिर से दरवाजा बंद करके उन्हें भगा देती है। तीसरे दिन ये लोग फिर आ जाते हैं, लेकिन नतीजा वही होता है। सुकासा थोड़ा निराश होकर कहता है लगता है हमें कुछ और सोचना होगा, लेकिन आइला हार मानने वालों में से नहीं थी। ये इनका आखिरी दिन था और इस बार वो बहुत सारा खाना लेकर पहुंची थी और जैसे ही वो बेल बजाती है वो बुढ़िया फिर से उन्हें भगा देती है। इतनी ज्यादा बेइज्जती के बाद आइला कुछ सोचती है और चुपचाप साइड से अंदर कूदने की कोशिश करती है और वो सीधा नीचे गिर जाती है। तभी उसे अंदर एक छोटी बच्ची दिखती है, जिसके बाद आइला धीरे से पूछती है क्या तुम नीना हो, और नीना शॉक होकर कहती है हाँ। फिर आइला मुस्कुरा कर कहती है थोड़ी चाय तुम भी पी लो। तभी नीना की ग्रैंड मदर मतलब वही बुढ़िया वहाँ आ जाती है और गुस्से से कहती है तुम अंदर कैसे आई, यहाँ से चली जाओ वरना मैं पुलिस को बुला लूंगी। लेकिन नीना झिझकते हुए कहती है ग्रैंड माँ हमें इसे भगा नहीं सकते, कम से कम इसे एक चाय तो पीने दो। फिर वो गुस्सैल बुढ़िया कुछ देर तक सोचती है और फिर सिर हिलाकर हामी भर देती है। फिर वो बुढ़िया सुकासा को देखकर कहती है तुम्हारे दोस्त जैसे ही चाय पी लेगी तुम उसे यहाँ से ले जाना। सुकासा कुछ सोचकर कहता है अगर आप चाहें तो नीना की सेम बॉडी को रिटर्न किया जा सकता है, लेकिन उसकी मेमोरी मिट जाएगी और उसकी पर्सनैलिटी बदल जाएगी, मगर उसका शरीर वैसा का वैसा रहेगा। वो औरत गहरी सांस लेती है और कहती है नीना सिर्फ एक गिफ्टिया नहीं है, वो मेरी फैमिली की तरह है, चाहे कुछ भी हो मैं उसके साथ हमेशा रहना चाहती हूँ। अब नीना आइला के बाल सुखा रही होती है और कहती है सॉरी ग्रैंड माँ, मैंने तुम्हें काम के बीच में परेशान कर दिया। फिर आइला धीरे से कहती है क्या तुम्हें पता है कि हम तुम्हें यहाँ लेने आए हैं। नीना कहती है हाँ। आइला कहती है क्या तुम्हें डर नहीं लग रहा। नीना कहती है किस चीज का। आइला बोलती है अपनी मेमोरीज और पर्सनैलिटी खोने का। नीना कुछ देर सोचती है और फिर कहती है मुझे नहीं पता। जिसके बाद आइला की आंखों में हल्का सा दुख दिखता है और वो कहती है अगर ऐसा ही होना था तो काश मेरे पास कोई मेमोरीज ही नहीं होती। फिर वो हल्के से पूछती है क्या तुम अपनी ग्रैंड मदर के साथ रहना नहीं चाहती। नीना मुस्कुराती है और कहती है मैं चाहती हूँ, लेकिन अगर मैं रुक गई तो मैं खराब हो जाऊंगी, और अगर ऐसा हुआ तो ग्रैंड माँ सैड हो जाएंगी, और अगर ग्रैंड माँ सैड हुई तो मैं भी सैड हो जाऊंगी, इसलिए मैं उनके साथ नहीं रह सकती। आइला फिर धीमे से कहती है बावजूद इसके कि वो इसके खिलाफ हैं। नीना कहती है हाँ, काश मैं उन्हें मुस्कुराकर गुड बाय बोल पाती। उसके बाद हम देखते हैं कि ये सारी बातें नीना की ग्रैंड मदर सुन रही होती हैं। फिर वो धीरे धीरे चल के सुकासा के पास आती है और फाइनली मान जाती है और दिल पे पत्थर रखकर कहती है ठीक है ले जाओ इसे। फिर वो थोड़ा रुकती है और कहती है क्या तुम अपनी दोस्त को 4 कप चाय बनाने के लिए कहोगे। उसके बाद हम देखते हैं कि सभी लोग मेज पर बैठकर चाय पी रहे होते हैं और फिर नीना की मेमोरी मिटाने वाला वक्त आ जाता है। नीना अपनी ग्रैंड मदर की तरफ देखती है और उसकी आंखों में हल्की सी नमी होती है। फिर नीना मुस्कुराते हुए कहती है आप नहाने के बाद बाल सुखाना मत भूलना और दवाई लेना टाइम पर, ओके। उसके बाद नीना थोड़ा रुकती है और फिर से कहती है और हाँ, फूलों को ज्यादा पानी मत देना वरना वो फिर से सूख जाएंगे। लेकिन ये कहते कहते उसकी आवाज कांपने लगती है और उसकी आंखों में से आंसू बहने लगते हैं और वो रो पड़ती है। उसकी ग्रैंड मदर धीमी आवाज में उसे दिलासा देते हुए कहती है नीना चिंता मत करो, मैं ठीक रहूंगी। उसके बाद नीना आंसू पोंछती है और फिर जबरदस्ती मुस्कुराती है और कहती है बाय बाय ग्रैंड माँ। उसके बाद वो अपना हाथ हिलाती है और फिर धीरे धीरे उनके बीच में दूरी बढ़ने लगती है। इसके बाद आइला नीना के कान में कुछ कहती है और फिर नीना हल्की सी स्माइल करने लगती है और इसी के साथ इन लोगों का रिट्रीवल पूरा हो जाता है और ये दोनों अब वापस लौट रहे होते हैं
हैं। तभी सुकासा को याद आता है कि जब उसने नीना की ग्रैंड मदर से माफी मांगी थी, लेकिन उन्होंने सिर्फ मुस्कुराया और कहा भूल जाओ, और फिर धन्यवाद कहकर वहाँ से चली गई थी। रास्ते में आयला सुकासा से कहती है मुझे पता है कि तुम क्या सोच रहे हो, और हाँ मुझे अभी बाथरूम जाना है। सुकासा चौंक कर कहता है लेकिन मुझे नहीं जाना। आयला बिना उसकी सुने आगे कहती है लेकिन शायद मैं ना रोक पाऊँ, मैंने थोड़ी ज्यादा ही चाय पी ली थी। अब सुकासा घबरा कर चिल्लाता है वेट अ मिनट, थोड़ा रोकने की कोशिश तो करो। अब नेक्स्ट सीन में सुकासा अपने काम पर आया होता है और उधर यामानोबे किसी मीटिंग के लिए तैयारी कर रहा होता है। वो आयला को चाय बनाने के लिए कहता है और तभी रेन वहाँ आता है। वो बोलता है बॉस आपको आयला को ये सब काम नहीं देना चाहिए, वो एक मार्क्समैन है। तभी वहाँ पर एक आदमी आता है और सुकासा उसे देखकर पूछता है ये कौन है। मिचिरो कहती है ये यासुताका है, एक स्पॉटर, ये यहाँ 10 साल से काम कर रहा है। तभी काजुकी वहाँ आकर बोलती है ओए तुम कहाँ थे। यासुताका आराम से जवाब देता है कई जगहों पर पेड़, लीव्स और बिजनेस ट्रिप्स। काजुकी उसे ताना मारते हुए कहती है लड़कियों से मिलने को अब बिजनेस ट्रिप्स कहते हैं, मुझे तो पता ही नहीं था। तभी आयला चाय लेकर आती है जो यामानोबे के लिए था, लेकिन यासुताका झट से उसे पी लेता है और कहता है तो ये है नया लड़का जिसे आयला के साथ टीम में रखा गया है। इसके बाद सुकासा खुद को इंट्रोड्यूस करता है। फिर यासुताका कहता है तो तुम्हारा कनेक्शन मिस्टर गोडो से है जिन्होंने तुम्हें यहाँ काम दिलवाया, और तुम्हारा बिग बॉस के साथ क्या रिश्ता है। जिसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हमें दिखाया जाता है कि सुकासा एसआई कॉर्पोरेशन के जनरल मैनेजर के सामने खड़ा होता है, जहाँ सुकासा अपना सिर झुकाकर सॉरी बोलता है। जनरल मैनेजर कहता है तुम्हें अपने फादर का शुक्रगुजार होना चाहिए, और इसके बाद उसे कंपनी में जॉब मिल जाता है। इसके बाद प्रेजेंट का सीन दिखाया जाता है जहाँ सुकासा कहता है बॉस मेरे फादर के फ्रेंड हैं। तभी वहाँ यासुताका की पार्टनर सैरी आ जाती है और वो गुस्से से कहती है तुम्हारी इतने गैर मौजूदगी की वजह से हमारे कई असाइनमेंट पेंडिंग में पड़े हैं, और इसके बाद वो यासुताका को घसीटते हुए लेकर जाती है। अब नेक्स्ट सीन में आयला और सुकासा एक गिफ्ट बोट लेने जाते हैं। आयला दुकान के ऑनर से कहती है मैक्स को हमारे हवाले कर दो और रजिस्टर करने की कोशिश मत करना, हम टर्मिनल सर्विस से हैं। लेकिन उसकी ये सब बातें सुनकर ऑनर घबरा जाता है और वो दोनों डर कर भागने लगती हैं। सुकासा ऑनर के पीछे भागता है और आयला भी उसके साथ दौड़ती है, लेकिन उसका पैर फिसल जाता है और वो आगे जाकर गिरती है। जिसके बाद हम देखते हैं कि उसकी नाक से खून निकलने लगता है और सुकासा उसे सहारा देता है और फिर अपने पास देखता है कि लोग उसे देख रहे होते हैं, और वो कहता है लगता है हमें एक और एपोलॉजी लेटर लिखना पड़ेगा। नेक्स्ट सीन में मिचिरो सभी लोग से माफी मांगती है और फिर कार में बैठते हुए कहती है ये कितनी बार हो चुका है। सुकासा कहता है तीसरी बार, जिसपे मिचिरो कहती है मुझे यकीन नहीं हो रहा है कि तुम एग्रीमेंट फाइल साइन करवाने में लगातार 3 बार फेल हो चुके हो। जिसपे सुकासा सॉरी कहता है। फिर मिचिरो उसे ताना मारते हुए कहती है मैं ऐसे इंसान से उम्मीद ही क्या कर सकती हूँ जिसे ये जॉब रेफरल के जरिए मिला हो बिना किसी मेहनत के। ये सब सुनने के बाद आयला कुछ कहने की कोशिश करती है, लेकिन सुकासा उसके बीच में बोलता है नेक्स्ट टाइम से मैं ध्यान रखूंगा। अब नेक्स्ट सीन में मिचिरो सुकासा की कंप्लेन कर रही होती है और जैक और यासुताका उसे छेड़ते हुए कहते हैं तुम सुकासा से इतना फ्रस्ट्रेटेड क्यों हो रही हो, कहीं तुम उसे लाइक तो नहीं करती। लेकिन मिचिरो गुस्से से कहती है हमारे बीच में ऐसा कुछ नहीं है। तभी वहाँ काजुकी आती है और आयला के बारे में पूछती है। मिचिरो सीरियस होकर कहती है सब कुछ ठीक है। अब नेक्स्ट सीन में काजुकी सुकासा के पास जाकर बोलती है सुकासा तुम काम के बाद फ्री हो ना। वो गुस्से में उसे देखती है और सुकासा थोड़ा डरते हुए कहता है हाँ हाँ। अब नेक्स्ट सीन में बार का सीन दिखाया जाता है जहाँ काजुकी पी रही होती है और सुकासा उसके सामने बैठा होता है। काजुकी उसे पूछती है जब कोई मिस्टेक होती है वो तो आयला की वजह से होती है ना, लेकिन सुकासा कहता है मैं आयला के पास नहीं जाना चाहता। ये सुनकर काजुकी चुपचाप उसका हाथ पकड़ लेती है और फिर उसकी ओर देखती है। फिर वो धीरे धीरे उसकी उंगली मोड़ देती है जिससे सुकासा चिल्ला पड़ता है। फिर काजुकी कहती है मैं यहाँ 10 साल से काम कर रही हूँ और अभी तक मुझे इसका जवाब नहीं मिला, आखिर मेमोरी डिस्ट्रॉय क्यों की जाती है। ये सुनकर सुकासा को आयला की बात याद आती है जब उसने मेमोरीज मिटाने के बारे में कहा था। तभी अचानक काजुकी उसे पकड़ कर कहती है क्या तुम सुन भी रहे हो जो मैं कह रही हूँ। और तभी वहाँ यासुताका आ जाता है और सुकासा उसे देखकर कहता है तुम यहाँ। लेकिन यासुताका हंसते हुए कहता है मैं यहाँ डेली आता हूँ। और तभी काजुकी ज्यादा पीने की वजह से बेहोश हो जाती है। ये देखकर सुकासा घबरा जाता है और कहता है अब क्या करें। लेकिन यासुताका उसे कंधे पर बैठाते हुए कहता है हमेशा की तरह हमें घर ले जाऊंगा। अब नेक्स्ट सीन में सुकासा वापस ऑफिस में आ जाता है और कंप्यूटर में एक मैसेज देखता है कि आयला टेस्टिंग रूम में है। वो जल्दी से वहाँ पहुँचता है और एक स्क्रीन पर आयला को देखता है जो एक पूल में होती है। तभी पास से एक लड़की कहती है हम इन हाउस इंजीनियर हैं टर्मिनल सर्विस के, और मेरा नाम ईरू है और ये है मास्टर मिकाजीरो। लेकिन सुकासा आयला को देखकर पूछता है आयला यहाँ पर क्या कर रही है। ईरू से समझाते हुए कहती है हम उसकी फिजिकल स्किल्स टेस्ट कर रहे हैं। जब से वो तुम्हारी पार्टनर बनी है वो यहाँ ज्यादा आने लगी है, लेकिन वो ट्रेनिंग के दौरान अपनी बॉडी पर जरूरत से ज्यादा जोर डाल रही है। अब नेक्स्ट सीन में आयला पूल से बाहर आती है और सुकासा उसे ग्रीट करता है। उसके बाद वो दोनों एक बेंच पर बैठे होते हैं। तभी सुकासा उसे पूछता है तुमने अचानक ट्रेनिंग क्यों शुरू कर दी। आयला कहती है क्योंकि मैं असाइनमेंट में काम ठीक से नहीं कर पा रही हूँ और मैं चाहती हूँ कि तुम्हें कोई परेशानी ना हो, और इसीलिए मैं ट्रेनिंग कर रही हूँ ताकि मैं पहले जैसे हो सकूं। सुकासा थोड़ा सोचकर कहता है तुम्हें अलग अलग तरीके अपनाना चाहिए, क्यों ना मैं ऑनर से बात करूं। आयला चौंक कर कहती है मगर तुम स्पॉटर हो और ये तुम्हारा काम नहीं है। जिसपे सुकासा कहता है मुझे पता है, लेकिन हम एक टीम है और हमें एक दूसरे की हेल्प करनी चाहिए। ये सुनकर आयला थोड़ा सोचती है और फिर मान जाती है और कहती है ठीक है मुझे रेस्ट रूम जाना है। और फिर वो जाते जाते सुकासा को थैंक यू कहती है। अब नेक्स्ट सीन में मिचिरो आयला के पास आती है और पूछती है तुम सुकासा के बारे में क्या सोचती हो। जिसपे आयला उसकी ओर देखने लगती है। जिसके बाद मिचिरो जल्दी से कहती है मैं उस तरह से नहीं पूछ रही, मेरा मतलब उसके साथ काम करना थोड़ा मुश्किल होता होगा ना, क्योंकि वो नया है और तुम उसकी कंप्लेन कर सकती हो मुझसे। आयला कहती है सच तो ये है
कि मैं हूँ जो काम बिगाड़ देती हूँ, उसकी कोई गलती नहीं है। फिर मिचिरो गुस्से से कहती है मुझे पता था कि वो मुझे गलत रिपोर्ट दे रहा है। आइला कहती है कि सुकासा पे ज्यादा सख्ती मत दिखाया करो। अब नेक्स्ट सीन में मिचिरो सुकासा के पास जाती है और देखती है कि वो कॉन्स्टेंस से कुछ सवाल पूछ रहा होता है। मिचिरो आकर कहती है तुम दोनों आखिर कर क्या रहे हो। कॉन्स्टेंस कहता है कि सुकासा मुझसे पूछ रहा है कि ऑनर से बात करते वक्त किन चीजों का ध्यान रखना चाहिए। ये सुनकर मिचिरो थोड़ी देर तक उसकी तरफ देखने लगती है। अब नेक्स्ट सीन में मिचिरो, जैक और सुकासा बाहर होते हैं। तब मिचिरो कहती है गिफ्टियाज और उनके ऑनर दोनों के पास सोल होते हैं, तो जब कोई ऑनर अपने गिफ्टिया को खो देता है तो दोनों की फीलिंग्स को नुकसान होता है। इससे हेड ऑफिस को दिक्कत हो सकती है, लेकिन काजुकी ने मुझे सिर्फ यही बताया था, इसलिए तुम भी यही याद रखो। ये सुनने के बाद सुकासा अपना सिर हिलाते हुए कहता है समझ गया, थैंक्स बताने के लिए। फिर वो जैक की तरफ मुड़ती है और कहती है चलो। जाते जाते वो सुकासा की ओर देखती है और कहती है मैंने पहले तुम्हें बहुत सी बेकार बातें कही हैं, उसके लिए सॉरी। अब नेक्स्ट सीन में रात का समय होता है और सुकासा अपना मैनुअल लिख रहा होता है। तभी वहाँ यासुताका आ जाता है और सुकासा उससे बात करते हुए कहता है आइला कितना हार्डवर्क कर रही है अपनी परफॉर्मेंस को सुधारने के लिए, लेकिन यासुताका कहता है इसका कोई फायदा नहीं। तब सुकासा चौंक कर पूछता है मतलब। यासुताका उसे समझाता है कि तुमने उसके फिजिकल डेटा तो देखी होगी ना, उसकी कंडीशन धीरे धीरे गिरती जा रही है। सुकासा कहता है इसलिए तो वो ट्रेनिंग कर रही है। यासुताका कहता है गिफ्टियास को ऐसे प्रोग्राम किया जाता है कि वो कभी नहीं भूलते, तो उनका पहले जैसा परफॉर्मेंस अचीव करना पॉसिबल ही नहीं है। वो जितना भी ट्रेनिंग कर ले लेकिन उसकी हालत नहीं सुधरेगी, उसे भी ये बात खुद पता होगी। अब नेक्स्ट सीन में आइला अपनी ट्रेनिंग कर रही होती है और सुकासा उसे देख रहा होता है। तभी उसे याद आता है कि आइला ने उसे थैंक यू कहा था। फिर वो चुपचाप वहाँ से चला जाता है। अब नेक्स्ट सीन में सुकासा उसी आदमी के पास आ जाता है जो पहले डर कर भाग गया था। सुकासा कहता है वेट, हम SAI टर्मिनल सर्विस से हैं और हम मैक्स को वापस लेने आए हैं। इस बार सुकासा खुद ही केस को हैंडल कर लेता है और गिफ्टिया रिट्रीवल सक्सेसफुली पूरा हो जाता है। इसके बाद हम देखते हैं कि यासुताका काजुकी से कहता है क्या ये सुकासा का रिपोर्ट है। काजुकी कहती है हाँ, वो आइला के साथ जितना भी कंपेटेबल है ये मैंने कभी सोचा ही नहीं था। यासुताका कहता है अच्छी बात है, लेकिन मैं सरप्राइज हूँ कि तुमने ये बात उसे बताया ही नहीं। काजुकी कहती है मतलब। यासुताका कहता है देखो जरा कैसे नाटक कर रही है, तुमने उसे नहीं बताया ना कि आइला का लाइफ स्पैन खत्म होने वाला है, बस 2000 घंटे और बचे हैं। आगे हम सुकासा को देखते हैं जो एक कमरे में चुपचाप बैठा हुआ होता है और आइला भी वहीं होती है। वो चार्जिंग स्टेशन पर बैठी होती है जिसे गिफ्टियाज खुद को रिचार्ज करने के लिए इस्तेमाल करते हैं। सुकासा उसे देखकर कहता है क्या तुम्हें भूख नहीं लगी है, लेकिन आइला उसका कोई जवाब ही नहीं देती। सुकासा फिर से कहता है अगर तुम्हें कुछ चाहिए तो मैं ला सकता हूँ, और थोड़ी देर बाद आइला बोलती है सुकासा क्या तुम चाय पियोगे। सुकासा कहता है चाय के बजाय डिनर कैसा रहेगा, लेकिन आइला फिर से चुप हो जाती है। सुकासा फिर धीरे से बोलता है ये तो बहुत अकवर्ड है। अब हम फ्लैशबैक का सीन देखते हैं जहाँ रेन सुकासा से कहता है आज से तुम आइला के साथ रहोगे। सुकासा शॉक होकर पूछता है क्यों। रेन उसे समझाता है कि यहाँ एक रूल है, मार्क्समैन और स्पॉटर एक साथ रहते हैं क्योंकि वो एक टीम है। सुकासा फिर सेरी की तरफ देखता है और पूछता है सेरी क्या ये सच है। सेरी कहती है हाँ, मैं भी यासुताका के साथ रहती हूँ, लेकिन वो ज्यादातर घर पर नहीं होता। रेन फिर कहता है आइला कंपनी डोर में रहती है, तो क्या तुम वहाँ पर मूव करोगे। सुकासा थोड़ा सोचकर कहता है कब से। रेन कहता है आज से ही। अब नेक्स्ट सीन में मिचिरू काजुकी से कहती है उसका मुंह तो देखो कैसे शक्ल बना रहा है, और काजुकी हंसते हुए कहती है क्या तुम्हें जलन हो रही है। मिचिरू तुरंत बोलती है क्या तुम्हें ऐसा लग रहा है, और काजुकी फिर से कहती है बस इन दोनों पर नजर रखना। नेक्स्ट सीन में आइला सुकासा को अपने रूम में लेकर आती है और कहती है इसे अपना ही घर समझना और मुझे इग्नोर करना। सुकासा चौंक कर कहता है मतलब, लेकिन आइला इसका कोई जवाब नहीं देती और सीधा जाकर चार्जिंग स्टेशन पर बैठ जाती है। सुकासा उसे बात करने की कोशिश करता है लेकिन वो कुछ बोलती ही नहीं। अब अगले दिन लंच ब्रेक में सुकासा आइला की डायरी पढ़ रहा होता है। उसमें लिखा होता है कि आज मेरी काजुकी के साथ लड़ाई हो गई और वो गुस्से में और भी ज्यादा डरावनी लगती है, ऐसे तो उसे कोई हस्बैंड ही नहीं मिलने वाला। सुकासा अपने मन में सोचता है ये तो डायरी में बिल्कुल अलग पर्सन लग रही है, मैं सच में लड़कियों को कभी नहीं समझ सकता। तभी वहाँ मिचिरू, जैक और इरू आ जाते हैं। मिचिरू सुकासा के हाथ में डायरी देखकर बोलती है ये क्या पढ़ रहे हो, ये तो आइला की डायरी है। वो आगे झुककर शक भरी नजरों से उसे देखती है और कहती है आखिर तुम इसके साथ क्या कर रहे हो। फिर वो घूरते हुए कहती है ये मत कहना कि, लेकिन सुकासा घबरा कर कहता है नहीं तुम गलत समझ रही हो। मिचिरू बोलती है मतलब कहीं तुम आइला के साथ कुछ गलत करने का तो नहीं सोच रहे हो। मिचिरू फिर सुकासा से पूछती है सच सच बताओ क्या तुमने कभी किसी लड़की को डेट किया है, जिसपे सुकासा हल्के से बोलता है एक्चुअली, लेकिन मिचिरू बिना कुछ सुने कहती है जैसा कि मैंने सोचा था, जीरो एक्सपीरियंस। सुकासा कहता है लेकिन मैंने तो कुछ कहा ही नहीं। मिचिरू कहती है तुम आइला के साथ रहते हो और अब तक तुम उसके ऊपर गुस्सा नहीं हुए, यकीन नहीं होता। जैक कहता है ये बोल भी कौन रहा है, खुद मिचिरू। मिचिरू फिर उसकी तरफ मुड़ती है और बोलती है क्या मतलब है तुम्हारा। इरू अब सुकासा की ओर देखती है और कहती है मैं तुम्हारे साथ हूँ सुकासा, तो मैं तुम्हें कुछ टिप्स दूंगी कि तुम्हारी आइला के साथ रहने की जिंदगी और बेहतर कैसे हो सकती है। नोट्स लिखो, ये एग्जाम में आएगा। इरू फिर उसे बताती है कि तुम्हारा सबसे बड़ा मौका तब होगा जब आइला शावर ले रही होगी। तुम्हें ऐसे प्रिटेंड करना होगा जैसे कि तुमने कुछ देखा ही नहीं और सीधे अंदर चले जाना। ये सुन के मिचिरू कहती है तू क्या बकवास कर रही है। फिर वो सुकासा से कहती है और तुम लिखना बंद करो, अगर तुमने आइला के साथ ठीक बिहेव नहीं किया तो मैं रूम से बाहर निकाल दूंगी लात मारकर। सुकासा कहता है हाँ हाँ ठीक है समझ गया मैं। अब इरू सुकासा के पास आती है और कहती है वैसे क्या तुम आइला को मेरे लिए कुछ करने को कहोगे। सुकासा पूछता है क्या, तब इरू थोड़ा उदास होकर कहती है आइला से पूछना क्या वो ये ट्राई करेगी, वो किसी से भी गिफ्ट एक्सेप्ट नहीं करती।
अब नेक्स्ट सीन में सुकासा घर पर पहुंच जाता है और उसे याद आता है कि ईरू ने उसे क्या कहा था। वो जैसे ही दरवाजा खोलता है अंदर से पानी गिरने की आवाज आती है क्योंकि आइला शावर ले रही होती है। तब सुकासा के दिमाग में ईरू की बात घूमने लगती है कि अंदर चले जाना और ऐसा प्रिटेंड करना जैसा कि तुमने कुछ देखा ही नहीं। सुकासा खुद से कहता है नहीं नहीं ये मुझसे नहीं हो पाएगा और तभी आइला बाहर आ जाती है। सुकासा घबरा कर कहता है मैंने कुछ नहीं देखा, लेकिन आइला उसे बिना कुछ कहे इग्नोर करके वहां से चली जाती है। सुकासा फिर नीचे गिर जाता है और कहता है वो मुझसे हेट करती है। अब अगले दिन का सीन दिखाया जाता है जहाँ सुकासा थोड़ा सा परेशान लग रहा होता है और तभी वहाँ रेन आता है और कहता है क्या हुआ। सुकासा कहता है मुझे समझ नहीं आ रहा कि आइला के दिमाग में क्या चल रहा है। तभी वहाँ आइला आकर कहती है सुकासा अगर तुम्हें एक और कप चाय चाहिए तो मुझे बता देना। रेन बोलता है जब वो रूम में होती है तो वो तुम्हें इग्नोर करती है और अब खुद यहाँ आकर तुम्हें चाय ऑफर कर रही है। फिर वो सुकासा के कंधे पर हाथ रखकर कहता है मर्द बनो, उसे दिखा दो कि वो तुम पर डिपेंड रह सकती है, अगर सब सही रहा तो वो तुमसे ओपन हो जाएगी। नेक्स्ट सीन में रात का सीन दिखाया जाता है जहाँ सुकासा रूम में होता है और वो आइला से बात करने की कोशिश करता है लेकिन वो उसे कोई जवाब ही नहीं देती। अब सुकासा को रेन की बात याद आती है कि मर्द बनो, जिसके बाद वो अपने कपड़े उतार देता है और एक्सरसाइज करने लगता है। डंबल्स उठाता है और फिर करते करते उसके हाथ से डंबल्स छूट जाती है और सीधे जाकर दीवार पर लग जाती है। और तभी अचानक मिचिरू कमरे में आ जाती है और वो दरवाजे पर रुक के सुकासा को बिना कपड़े के देखती है। अगले दिन ऑफिस में जैक हंसते हुए बोलता है सुकासा मिचिरू बता रही थी कि तुम एक नंबर की ठरकी हो। ये सुन के मिचिरू गुस्से से कहती है शट अप जैक। तभी यामानोबे सुकासा से कहता है देख बेटा, लड़कियों को ऐसे लड़के पसंद आते हैं जो अच्छा खाना बना सकते हैं। सुकासा सोचता है तो मुझे खाना बनाना आना चाहिए। नेक्स्ट सीन में रात को सुकासा किचन में खाना बनाने की कोशिश करता है लेकिन वो गलती कर देता है और अचानक से आग लग जाती है, जिसके बाद वो पानी फेंकने की कोशिश करता है और किचन में स्प्रिंकल ऑन हो जाते हैं और पूरा किचन पानी से भर जाता है। तभी वहाँ फिर से मिचिरो आ जाती है और गुस्से में भीगी हुई हालत में सुकासा को देखती है। जिसके बाद हमें फिर से ऑफिस का सीन दिखाया जाता है जहाँ सुकासा कॉन्स्टेंस से सलाह ले रहा होता है। कॉन्स्टेंस उसे कहता है तुम्हें आइला के साथ एक जेंटलमैन की तरह बिहेव करना होगा। तब सुकासा सोचता है जेंटलमैन बनना होगा। नेक्स्ट सीन में आइला बाहर जाने लगती है और सुकासा की नजर नीचे पड़े हुए गिरे कपड़ों पर पड़ती है। वो तुरंत दौड़ता है और कपड़े हटाने की कोशिश करता है लेकिन वो खुद दीवार पे जाके टकरा जाता है। ये शोर सुन के मिचिरो वहाँ फिर आ जाती है और सुकासा को गुस्से से घूरने लगती है। सुकासा मन में सोचता है अब इसने फिर से क्या देख लिया। अगले दिन कॉन्स्टेंस उसे एक आइडिया देता है और कहता है तुम उसे एक फ्लावर बकेट क्यों नहीं जाकर दे देते। ये सुन के सुकासा का चेहरा चमक उठता है और कहता है हाँ ये बढ़िया रहेगा। रात को सुकासा फ्लावर बकेट लेकर आइला के रूम में जाता है और कहता है आइला ये तुम्हारे लिए। लेकिन तभी उस बकेट में से एक मधुमक्खी निकल आती है और सुकासा उसे भागाने की कोशिश करता है। वो पूरे रूम में इधर उधर भागता है और अपना हाथ हिलाता है। जिसके बाद वहाँ मिचिरो आ जाती है और वो देखती है कि मधुमक्खी सुकासा के चेहरे पर बैठी हुई है। फिर वो चिल्लाती है और जोर से गुस्से में सुकासा को एक जोरदार मुक्का मार देती है और सुकासा जाकर सीधा फर्श पर गिरता है। अगले दिन सुकासा नए कपड़े पहन कर आता है जो कि उसे ईरो ने दिए होते हैं और तभी वो आइला से बात करने की कोशिश करता है लेकिन चलते चलते उसका पैर टेबल से टकरा जाता है। तभी वहाँ फिर से मिचिरो आ जाती है और फिर उसे घूरने लगती है और सुकासा सर पकड़कर बोलता है प्लीज अब तो छोड़ दो मुझे। अगले दिन यासोता का सुकासा के पास आता है और थोड़ा मुस्कुराते हुए कहता है तुम बहुत परेशान लग रहे हो दोस्त। सुकासा कहता है हाँ बिल्कुल। तब यासोता का कहता है मैं तुम्हें एक सीक्रेट टिप देता हूँ, जब लड़की तुम्हें इग्नोर करे तो तुम्हें थोड़ा जबरदस्ती करना चाहिए। सुकासा पहले तो मना करता है लेकिन फिर वो सोचता है शायद यही सही तरीका है। रात में सुकासा आइला से बात करने की कोशिश करता है और आइला बिना कोई एक्सप्रेशन से कहती है क्या तुम चाय पियोगे। सुकासा कहता है हाँ। उसके बाद आइला चाय लेकर आती है और अचानक उसका पैर फिसल जाता है। तभी सुकासा उसे बचाने के लिए दौड़ता है मगर वो खुद फिसल जाता है और सीधा आइला के ऊपर गिर जाता है। जिसके बाद हमेशा की तरह मिचिरू वहाँ आ जाती है और इस बार सुकासा खुद जोर से चिल्ला पड़ता है। अगले दिन काजुकी कहती है शायद आइला ऐसा बिहेव इसलिए कर रही है क्योंकि वो खुद एक मशीन की तरह रहना चाहती है और सुकासा उसकी बात ध्यान से सुनता है। काजुकी फिर कहती है तुम्हें उसे कहीं ले जाना चाहिए। नेक्स्ट सीन में सुकासा रात को आईने के सामने प्रैक्टिस कर रहा होता है। वो खुद से कहता है आइला मैं तुम्हें बाहर ले जाना चाहता हूँ। नहीं नहीं आइला क्या तुम मेरे साथ बाहर चलोगी। नहीं ये तो और भी ज्यादा अजीब लग रहा है। तभी आइला उसके पीछे खड़ी होती है और सुकासा उसे देखकर घबरा जाता है। वो शर्माकर इधर उधर देखने लगता है लेकिन आइला बिना कुछ कहे उसे देखती रहती है। अब नेक्स्ट सीन में सुकासा और आइला रूम के बाहर होते हैं। सुकासा थोड़ा घबरा कर कहता है मैं किसी को थैंक्स कहना चाहता हूँ जिसने मेरे काम में मदद की है। जिसके बाद वो फिर से कहता है कि मैं चाहता हूँ कि तुम मेरे साथ चलो एक प्रेजेंट लेने के लिए। ये सुन के आइला थोड़ी देर चुप रहती है और फिर धीरे से अपना सिर हिला देती है। सुकासा उसे शौक होकर देखता है और अपने मन में कहता है क्या ये मान गई। अब सीन एक मॉल की तरफ शिफ्ट होती है और सुकासा और आइला मॉल में घूम रहे होते हैं। तब सुकासा कहता है तुमने यूनिफॉर्म क्यों पहनी है, क्या तुम्हारे पास कोई नॉर्मल कपड़े नहीं है। आइला बोलती है जो मैं घर पे पहनती हूँ। तब सुकासा एक स्टोर में जाता है और एक ड्रेस उठाता है और उसे आइला को दे देता है। सुकासा कहता है इसे ट्राई करो। तब आइला कहती है लेकिन मैं क्यों पहनूं। सुकासा बोलता है जिसे मैं गिफ्ट देना चाहता हूँ वो तुम्हारी हाइट की है। जिसके बाद आइला मान जाती है और उसे ट्रायल रूम में जाकर पहनने लगती है लेकिन उसे काफी दिक्कत हो रही होती है। फिर वो सुकासा से कहती है सुकासा क्या तुम मेरी हेल्प करोगे। तभी एक स्टोर वर्कर वहाँ आ जाती है और बोलती है मैम क्या कोई दिक्कत है आपको। उसके बाद आइला बैलेंस खोकर नीचे गिर जाती है और वो ड्रेस फटी जाती है। आइला कहती है फिर से एक प्रॉब्लम क्रिएट कर दी मैंने, लेकिन सुकासा कहता है कोई बात नहीं। उसके बाद वो लोग ड्रेस खरीद लेते हैं और एलिवेटर की तरफ आगे बढ़ते हैं। फिर वो दोनों एलिवेटर में खड़े होते हैं। तब सुकासा कहता है हम दोनों पहले भी यहाँ मिले हैं, क्या तुम्हें याद है। आइला कहती है हाँ। सुकासा कहता है तुम उस वक्त यहाँ क्या लेने आई थी। तब आइला उसे एक हर्ब के शॉप की तरफ ले जाती है।
है। सुकासा कहता है इन कपड़ों के बदले मैं हर्ब्स खरीद लूं, कौन से लेने चाहिए मुझे? आयला कहती है पहले बताओ उसे किसे देना है। सुकासा बताता है वो ज्यादा बात नहीं करती, वो हमेशा खोई रहती है और ज्यादा खाती भी नहीं है। आयला कहती है ये तो काफी एनोइंग पर्सन है। तब सुकासा कहता है नहीं ऐसा नहीं है। जिसके बाद आयला शेल्फ से कुछ हर्ब्स निकालकर उसे देखने लगती है और उसी दौरान वो एक चश्मा पहन लेती है। सुकासा कहता है तुम ग्लासेस भी पहनती हो। जिसके बाद सीन शिफ्ट होता है और ये लोग हर्ब्स को खरीद लेते हैं और बाहर निकलते हैं। तभी सुकासा की नजर सामने बने अम्यूजमेंट पार्क पर जाती है। वो कहता है क्यों ना हम वहाँ चलते हैं, लेकिन आयला कहती है गिफ्ट तो खरीद लिया, फिर वहाँ क्यों? सुकासा कहता है जिसे मैं गिफ्ट देना चाहता हूँ वो तुम हो। फिर आयला कहती है एनोइंग पर्सन। सुकासा कहता है नहीं नहीं। फिर आयला कहती है तुम मुझे थैंक्स क्यों बोल रहे हो? सुकासा कहता है क्योंकि हम एक पार्टनर्स हैं। तब आयला कहती है हम सिर्फ एक बिजनेस पार्टनर्स हैं और कुछ नहीं। सुकासा कहता है मैं तुम्हारे साथ मेमोरीज बनाना चाहता हूँ। ये सुन के आयला कुछ सेकंड के लिए चुप रहती है और फिर वो वहाँ से चली जाती है और सुकासा वहीं खड़ा रह जाता है। उसके बाद सुकासा पार्क में टहल रहा होता है और तभी उसकी नजर एक दुकान पर जाती है जहाँ कीचेन बिक रहे होते हैं। फिर वो एक कीचेन खरीदता है और सीधा आयला के पास आ जाता है। फिर सुकासा उसे कीचेन देते हुए कहता है मैंने ये अम्यूजमेंट पार्क से खरीदा, अगर तुम्हें पसंद नहीं आए तो इसे फेंक देना। आयला कहती है सुकासा तुम्हें ऐसे छोड़ के जाने के लिए सॉरी। उसके बाद सुकासा बैग से कुछ स्नैक्स निकालता है और कहता है क्या तुम थोड़ी चाय बना दोगी? जिसपे आयला उसके लिए चाय बना कर लाती है और सुकासा उसे पीता है और कहता है ये तो बढ़िया है। अब नेक्स्ट सीन में सुकासा सो रहा होता है और आयला उसी की दी गई कीचेन को देख रही होती है। अब अगले दिन सुकासा उठता है और आयला को देखकर गुड मॉर्निंग बोलता है और आयला भी उसे गुड मॉर्निंग बोलती है और उसे रिप्लाई देते हुए देखकर सुकासा बहुत ही ज्यादा खुश हो जाता है और पागलों की तरह बार बार गुड मॉर्निंग कहने लगता है। ये सब आवाज सुनकर मिचिरो वहाँ आती है और गुस्से से कहती है शांत हो जाओ। अब सुकासा उसके पास जाकर कहता है आयला ने मुझे गुड मॉर्निंग बोला। तभी मिचिरो आयला की तरफ देखती है और वो कपड़े बदल रही होती है और मिचिरो तुरंत सुकासा को लात मारकर बाहर फेंक देती है। अगले सीन में ऑफिस में मिचिरो आकर सुकासा से कहती है अब आयला के बारे में सोचना बंद कर दो। तभी जैक कहता है मैंने आयला को एक अजीब सी किताब पढ़ते हुए देखा। हाँ याद आया, वो एक शादीशुदा कपल की किताब थी। ये सुन के मिचिरो गुस्से में आयला से पूछती है क्या तुम सच में इस बंदे के साथ रहना चाहती हो? लेकिन आयला आराम से कहती है अगर बात सुकासा की हो तो मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। ये सुनकर सुकासा बहुत ही ज्यादा खुश हो जाता है और जैक अपने मन में सोचता है आयला का इससे क्या मतलब था। और ये सुनकर मिचिरो और भी ज्यादा गुस्से में आ जाती है और वो सुकासा से कहती है क्या तुम अपना डेस्क भी नहीं साफ कर सकते? फिर वो अपने मन में कहती है मुझे इतनी फ्रस्ट्रेशन क्यों हो रही है। तभी काजुकी वहाँ आती है और सबको अपने काम असाइन करती है, लेकिन यासुताका फिर से गायब होता है जिसे काजुकी गुस्से में आ जाती है। सैरी कहती है मैं उसे बता दूंगी हमारा काम। फिर वो सुकासा से कहती है तुम मार्सिया वाला केस हैंडल करोगे। मिचिरो कहती है क्या मैं इस काम के लिए बेहतर नहीं रहूंगी? काजुकी कहती है हाँ, लेकिन मैं चाहती हूँ कि सुकासा भी थोड़ा एक्सपीरियंस ले। इसके बाद रेन इन्हें ब्लैक मार्केट रेक्टिवल सर्विस के बारे में बताता है। ये सुन के काजुकी चौंक कर कहती है तुम्हारा मतलब वो लोग जो हमारा नाम यूज करके गिफ्टिया को ले जाते हैं? रेन कहता है अगर तुम्हें किसी के ऊपर शक हो तो तुम तुरंत रिपोर्ट कर देना। जिसके बाद यामानोबे कहता है अपना काम अच्छे से करना, लेकिन जब तक वो ये सब कहता तब तक सब जा चुके थे। अब सुकासा और आयला रेट्रीवल टारगेट के घर जा रहे होते हैं। रास्ते में सुकासा पूछता है एंड्रॉइड चिल्ड्रन क्या होते हैं? आयला उसे बताती है वो बच्चे जिन्होंने अपने पेरेंट्स खो दिए और जिन्हें एंड्रॉइड्स ने पाला हो। इसके बाद ये दोनों डोरबेल बजाते हैं और एक मार्सिया जो कि गिफ्टिया है वो गेट खोलती है। वो बहुत ही प्यारे तरीके से इनका स्वागत करती है और कहती है सोता स्कूल से आता होगा, मैं तुम्हारे लिए चाय बना देती हूँ। जिसके बाद सुकासा दीवार पर लगी तस्वीरें देखता है और कहता है तुम दोनों काफी क्लोज लगते हो। मार्सिया कहती है मैं और सोता काफी समय से साथ में हैं, पता नहीं मेरे जाने के बाद वो कैसे सब कुछ संभालेगा। सुकासा पूछता है क्या ये सोता के पेरेंट्स हैं? वो मार्सिया कहती है हाँ, ये 3 साल पहले गुजर गए थे और ये बहुत ही ज्यादा अच्छे इंसान थे और ये मुझे अपनी बेटी की तरह ट्रीट करते थे और मैं इनके साथ शॉपिंग भी करने जाया करती थी। वो उनके बारे में और भी कई चीजें बता रही होती है और तभी सोता स्कूल से आ जाता है और कहता है फिर वही बातें कर रही हो, बताओ ये लोग कौन है? मार्सिया कहती है ये टर्मिनल सर्विस से आए हैं और मैंने तुम्हें इनके बारे में बताया था ना। सोता गुस्से में कहता है मार्सिया की बातों में कभी यकीन मत करना, ये सब झूठ है। मार्सिया कहती है तुम सुकासा और आयला को अनकंफर्टेबल फील करवा रहे हो। सुकासा कहता है हम यहाँ तुमसे एग्रीमेंट फाइल साइन करवाने आए हैं। सुकासा कहता है मुझे बस अपना नाम ही लिखना है ना, इसे लेकर जाओ यहाँ से, मुझे इसकी कोई जरूरत नहीं है। सुकासा कहता है तुम्हें इसकी जरूरत नहीं है, क्या मतलब है तुम्हारा? तब सोता चिल्लाकर कहता है तुम्हें समझ नहीं आ रहा क्या बेवकूफ? मार्सिया कहती है सोता ऐसे नहीं बात करते गेस्ट से। लेकिन सोता कहता है मुझे तुम्हारी कोई बात नहीं सुननी और जाकर सुकासा के हाथ से फाइल छीन लेता है और उस पर साइन कर देता है। सुकासा कहता है हम ऐसे तुम्हारी साइन एक्सेप्ट नहीं कर सकते। सोता गुस्से में कहता है क्या मतलब है तुम्हारा? और मैं समझ गया तुम भी गिफ्टिया ही हो और गिफ्टिया बस झूठ ही बोलते हैं। मार्सिया कहती है सोता याद है ना तुम्हारे डैड हमेशा क्या कहते थे, अगर तुम दूसरों के साथ अच्छे से नहीं रहोगे तो तुम कभी खुश नहीं रहोगे। सोता कहता है मैं मॉम और डैड के बारे में कुछ नहीं जानता और तुम जो भी कहती हो सब झूठ कहती हो और तुमने अपने ना जाने के बारे में भी झूठ बोला था, मुझे पता है। और ये कहकर वो वहाँ से चला जाता है। मार्सिया सैड होकर कहती है जब से मैंने इसे अपने लाइफ स्पैन के बारे में बताया है तब से ये ऐसे ही बिहेव कर रहा है। अब ऑफिस में मिचिरो कहती है सोता को शायद आइडेंटिटी प्रॉब्लम हो रही है, जब से मार्सिया ने उसे अपने लाइफ स्पैन के बारे में बताया है तब से वो ऐसा ही बिहेव कर रहा है और उसने ये मान लिया है कि मार्सिया गिफ्टिया है, उसकी फैमिली नहीं, और खुद के बारे में सब कुछ भूल जाना ये बहुत ही डरावना होता है। सुकासा कहता है तो इसलिए उसने ऐसा सोचना शुरू कर दिया कि उसके पेरेंट्स की स्टोरी झूठ है। मिचिरो कहती है हमें उसे यकीन दिलाना पड़ेगा कि ये सब प्यार है और अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हारी मदद कर सकती हूँ। सुकासा कहता है थैंक्स, मैं ये आइला को बता दूंगा। ये सुनकर मिचिरो अचानक से कहती है मैंने अपना माइंड चेंज कर लिया है। सुकासा शॉक होकर कहता है मगर क्यों? लेकिन मिचिरो कहती है मैंने बस बोल दिया ना। अब हमें एसएआई कॉर्पोरेशन का हेड ऑफिस दिखाई
दिखाया जाता है जहाँ यामानोबे एक मीटिंग में आया होता है और उसके सामने एक जनरल मैनेजर बैठा होता है। इस मीटिंग में अलग अलग टर्मिनल सर्विस के चीफ भी मौजूद होते हैं। मैनेजर कहता है टर्मिनल सर्विस ओवरहेड की कॉस्ट बाकी टर्मिनल से 5 गुना ज्यादा है। मैंने ये तुम्हें कितनी बार समझाया है। यामानोबे लापरवाही से कहता है मुझे याद नहीं सर, लेकिन सब कुछ मैनेज करने में खर्चा बहुत ही ज्यादा आता है। मैनेजर गुस्से से कहता है बहाने बनाना बंद करो, अगर ये प्रॉब्लम जल्दी से ठीक नहीं हुई तो तुम्हारा डिमोशन कर दिया जाएगा। अब अगले सीन में सुकासा और आइला मार्सिया के घर आए होते हैं और सोता की पुरानी फोटो एल्बम देख रहे होते हैं। मार्सिया बताती है कि कल सोता का बर्थडे है और वो उन्हें एक स्ट्रॉबेरी केक के बारे में भी बताती है जो उसकी माँ उसके लिए बनाया करती थी और जिसे सोता बहुत ही ज्यादा पसंद करता था। सुकासा एल्बम पटकते हुए कहता है यहाँ और भी ज्यादा तस्वीरें हैं, लेकिन शायद सोता को ये सब याद नहीं होगा। तभी अचानक एल्बम से एक पेज नीचे गिरता है जिसमें स्ट्रॉबेरी केक बनाने की एक पुरानी रेसिपी होती है। मार्सिया हैरानी से कहती है मुझे तो इसके बारे में पता ही नहीं था, इसका मतलब अब मैं सोता के लिए केक बना सकती हूँ। सुकासा एक्साइटेड होकर पूछता है क्या हम भी इसमें मदद कर सकते हैं। मार्सिया मुस्कुरा कर कहती है जरूर, हम सब डेकोरेशन भी करेंगे। फिर वो आइला की तरफ देखती है और कहती है आइला जरा स्माइल तो करो, तुम बहुत ही ज्यादा प्यारी लगोगी। लेकिन आइला बहुत ही ज्यादा अजीबोगरीब स्माइल देती है। अगले दिन सोता स्कूल के लिए निकल रहा होता है तभी मिचिरू उसके सामने आ जाती है और कहती है मैं टर्मिनल सर्विस से हूँ। सोता बिना कुछ कहे आगे बढ़ने लगता है, लेकिन मिचिरू रुक कर कहती है मुझे भी गिफ्टिया ने पाला था तो मैं ये नहीं कह सकती कि तुम्हारी फीलिंग को मैं समझ सकती हूँ, लेकिन कम से कम तुम अपनी यादों पर भरोसा तो कर सकते हो ना। सोता गुस्से से कहता है वो सारी यादें झूठ हैं और फिर वो वहाँ से चला जाता है। दूसरी तरफ सुकासा, आइला और मार्सिया मिलकर केक बनाने की तैयारी कर रहे होते हैं। तब मार्सिया पूछती है सुकासा क्या तुमने पहले भी कुछ बनाया है। सुकासा कहता है हाँ एक बार, लेकिन किचन में आग लग गई थी। तभी दरवाजे की बेल बजती है और मार्सिया उसे खोलने के लिए चली जाती है। इधर सुकासा बड़े ध्यान से बटर के छोटे छोटे टुकड़े तौल रहा होता है और कहता है बस 50 ग्राम पूरे हो गए। तभी अचानक मिचिरू आती है और उसके हाथ से रेसिपी छीन लेती है और कहती है अगर ऐसे काम करोगे तो रात तक नहीं बनेगा। सुकासा चौंक कर पूछता है तुम और जैक यहाँ क्या कर रहे हो। मिचिरू कहती है तुम्हारी मदद करने आए हैं, वरना तुम केक के नाम पे कुछ और ही बना दोगे। मार्सिया हंसकर कहती है हाँ तुम्हारा शुक्रिया, वैसे भी सुकासा हमारे किसी काम नहीं आ रहा था। अब मिचिरू केक बनाने लगती है और सभी लोग उसे हैरानी से देख रहे होते हैं। तब सुकासा कहता है तुम कुक हो क्या। मिचिरू कहती है मैं बचपन से करती आ रही हूँ और डैड के लिए मैं ही बनाया करती थी। जिसके बाद सब लोग मिलकर केक बनाना शुरू कर देते हैं, लेकिन सुकासा हमेशा की तरह कोई ना कोई गड़बड़ कर देता है जिसे मिचिरू गुस्सा हो जाती है और उसका हाथ पकड़ के सही तरीके से काम करवाने लगती है। लेकिन थोड़ी देर बाद उसे एहसास होता है कि वो सुकासा का हाथ पकड़े हुए। वो तुरंत साइड में हट जाती है और शर्माते हुए कहती है ऐसे मत छुओ मुझे। अब खाली समय में मिचिरू सुकासा को अपनी डैड की कहानी सुनाती है। वो हल्की आवाज में कहती है मेरे डैड को 3 साल पहले रिट्रीव किया जाना था, लेकिन मैंने उन्हें रोकने की पूरी कोशिश की और मेरी वजह से वो एक वंडरर बन गए। सुकासा पूछता है ये वंडरर क्या होता है। मिचिरू से समझाती है कि जब कोई गिफ्टिया अपनी लाइफ स्पैन क्रॉस कर देता है तो वो सब कुछ भूलने लगता है और उसकी पर्सनैलिटी खो जाती है और कभी कभी वो लोगों पर हमला भी कर देता है, लेकिन उसकी बॉडी फिर भी मूव करती है और वो इधर उधर भटकता रहता है। फिर वो कहती है रेट्रीव टारगेट का वंडरर बन जाना ये सबसे बुरा होता है, इसलिए हमें उन्हें रेट्रीव करना पड़ता है इससे पहले कि कुछ ऐसा हो जाए। ये सुन के सुकासा कहता है मुझे माफ कर दो, मुझे इसके बारे में कुछ भी नहीं पता था। मिचिरू उसकी ओर देखती है और फिर धीरे से कहती है मुझे तुम्हें ये सब बताना ही नहीं चाहिए था। फिर वो सीरियस टोन में कहती है मैं तुम्हें ऑर्डर देती हूँ कि तुम सब कुछ भूल जाओ। अब नेक्स्ट सीन में सभी लोग डेकोरेशन में लगे होते हैं और आखिरकार केक बनकर रेडी हो जाता है। तभी सोता स्कूल से वापस आ जाता है और जैसे ही वो गेट खोलता है सभी लोग मिलकर उसे सरप्राइज देते हैं और बोलते हैं हैप्पी बर्थडे सोता। फिर मार्सिया उसे पकड़कर कुर्सी पर बैठाती है, लेकिन सोता के चेहरे पर कोई खुशी नहीं दिखती। वो कहता है मैंने तुमसे कहा था ना कि मुझे बर्थडे सेलिब्रेट नहीं करना, तुम लोग ये सब करोगे और फिर मुझे छोड़कर चले जाओगे, ऐसा सेलिब्रेशन मुझे बहुत ही ज्यादा तकलीफ देगा। लेकिन तभी उसकी नजर स्ट्रॉबेरी केक पर जाती है। वो उसे देखता ही रह जाता है और अचानक पुरानी यादें उसकी आंखों के सामने घूमने लगते हैं। मॉम डैड के साथ बिताए हुए पल, जब वो उनके साथ मिलकर स्ट्रॉबेरी केक खाया करता था। उसकी आंखों में आंसू भर जाते हैं और वो कांपते हुए केक का एक टुकड़ा उठाता है और उसे खाता है और फिर आंसू उसकी आंखों में से गिरने लगते हैं। फिर सोता रोते हुए कहता है ये केक बिल्कुल अच्छा नहीं है, मॉम डैड जो बनाया करते थे वो बहुत ही अच्छा था। फिर वो इमोशनल होकर कहता है मार्सिया मुझे माफ कर दो, मैंने तुम्हें झूठा कहा था। मार्सिया कहती है मैं यहाँ ज्यादा दिनों तक नहीं रहूंगी, लेकिन तुम और मैं हमेशा साथ रहेंगे, ये मेरी सच्ची फीलिंग है और मैं हमेशा तुम पे नजर रखूंगी। फिर सोता कहता है अब तुम कहोगे कि मॉम और डैड भी मेरे साथ हैं, है ना। मार्सिया कहती है हाँ वो भी तुम्हारे साथ है सोता। फिर सोता रोने लगता है, लेकिन इस बार वो मुस्कुरा रहा होता है और धीरे से मार्सिया को गले लगा लेता है। नेक्स्ट सीन में हमें रेट्रीव डे के एक दिन पहले का सीन दिखाया जाता है जहाँ सोता के घर की बेल बजती है। फिर वो गेट खोलता है और उसके सामने एक आदमी खड़ा होता है। वो कहता है मैं टर्मिनल सर्विस से आया हूँ, क्या मार्सिया घर पर है। सोता कहता है सुकासा और आइला कहाँ हैं। वो आदमी कहता है उन्हें कुछ काम था इसलिए वो नहीं आए और ये सुनकर सोता थोड़ा कंफ्यूज लग रहा होता है। नेक्स्ट सीन में मार्सिया शॉपिंग कर आ रही होती है, तभी वो बंदा जो उसे लेने आया था उस पर अटैक कर देता है। जिसके बाद हम सुकासा को देखते हैं जिसको सोता का कॉल आता है और वो कहता है मार्सिया अभी तक घर नहीं आई। वो सुकासा को ये भी बताता है कि एक बंदा उसे लेने आया था और वो उसके बारे में पूछ रहा था। ये सुन के आइला बोलती है वो कोई ब्लैक मार्केट रिट्रीवर से होगा। ये सुन के सुकासा बोलता है मार्सिया के लाइफ स्पैन में सिर्फ 24 घंटे ही बचे हैं। ये सुन के सोता शॉक होकर बोलता है क्या वो आदमी तुम्हारा फ्रेंड नहीं था, क्या तुम उसे मार्सिया को लाने के लिए नहीं बोल सकते। ये सुन के सुकासा कहता है सोता उस आदमी ने तुम्हें धोखा दिया और मार्सिया को ले गया, लेकिन तुम चिंता मत करो, हम उसे ढूंढ लेंगे और वापस ले आएंगे। अब टर्मिनल सर्विस 1 के सभी मेंबर्स को इसकी खबर मिल जाती है और वो सभी अलग अलग होकर मार्सिया को ढूंढने के लिए निकल जाते हैं। यामानोबे
कहता है बॉस को भी ये सब बातें बता देते हैं और फिर जनरल मैनेजर को इसके बारे में पता चल जाता है। जिसके बाद मैनेजर कहता है आर सिक्योरिटी को बुलाओ, ये एक इमरजेंसी है। फिर वो यामानोबे से कहता है तुम ढूंढते रहो, मैं जो कर सकता हूँ वो मैं करूंगा। अब सुकासा और आयला मार्सिया को ढूंढ रहे होते हैं लेकिन वो उन्हें कहीं नहीं मिलती। सुकासा कहता है मिचिरू ने जो मुझे बताया था मैं उसको लेकर टेंशन में हूँ। आयला क्या तुम्हें वंडरर के बारे में कुछ पता है? आयला कहती है वंडरर का मामला थोड़ा अलग होता है, ऐसा नहीं कि मार्सिया उनमें से एक बन जाएगी, इसलिए हमें ये सब नहीं सोचना चाहिए। सुकासा कहता है हाँ तुम सही कह रही हो। उसके बाद मिचिरू जैक उनके पास आ जाते हैं। फिर सुकासा पूछता है क्या वो तुम्हें मिली? वो कहते हैं नहीं मिली। नेक्स्ट सीन में सुकासा और आयला कार में होते हैं और काजुकी और कॉन्स्टेंट इनके साथ होते हैं। सुकासा पूछता है हम जा कर रहे हैं? कॉन्स्टेंस कहता है कि हमें पता चला है कि ब्लैक मार्केट रिट्रीवर सर्विस का हाइड आउट यहीं पर है। काजुकी कहती है हमें बहुत ही बड़ा जाल बिछाना पड़ेगा, लेकिन जैसे वो लोग आगे जाते हैं वो देखते हैं कि वहाँ सिक्योरिटी पहले से ही तैनात होते हैं। जिसके बाद एक बंदा आकर कहता है आगे रास्ता बंद है तो आप लोग वापस लौट जाइए। ये सुन के काजुकी कहती है मुझे पहले से ही अंदाजा था कि ये सिक्योरिटी वाले कुछ ना कुछ जरूर करेंगे। सुकासा पूछता है आर सिक्योरिटी? तब आयला उसे समझाती है कि एक प्राइवेट सिक्योरिटी है जिनकी हमारी कंपनी से पार्टनरशिप है। काजुकी उस आदमी से कहती है हमें यहाँ जरूरी काम है तो हमें अपने सुपरवाइजर से बात करने दो। तभी सिक्योरिटी के पीछे एक आदमी आता है और वो पूछता है यहाँ क्या हो रहा है, और जैसे ही काजुकी उसे देखती है और वो दोनों एक दूसरे को देखकर हैरान हो जाते हैं। नेक्स्ट सीन में काजुकी उस आदमी से कह रही होती है मैंने सोचा नहीं था कि हम फिर मिलेंगे, कितने साल हो गए, शायद से 3 साल तो हो ही गए होंगे। जिसके बाद वो फिर से कहती है तुम कुछ ज्यादा ही ऊपर पहुंच गए हो मिस्टर सीनो। वो आदमी कहता है मुझे सीनो मत कहो। फिर काजुकी कहती है क्या तुम लोग फिर से वही पुराने रीजन की वजह से हमारे रास्ते में आ रहे हो? सीनो कहता है मुझे ऐसे मत देखो, हमारा मकसद बस उन ब्लैक मार्केट रिट्रीवर्स को पकड़ना है। जिसके बाद काजुकी उससे डायरेक्ट सवाल पूछती है तुम्हारे पास किस तरह की जानकारी है? सीनो कहता है क्या तुम्हें लगता है कि मैं तुम्हें ये बता दूंगा? काजुकी कहती है तुम इसे कैसे हैंडल करोगे, ये देखकर शायद मैं तुम्हें माफ कर दूं। तभी सीनो अपना डिजिटल मैप खोलते हुए कहता है हमने इंफॉर्मेशन नेटवर्क्स का यूज करके यहाँ की सारी लोकेशन को ट्रैक कर ली है, इसलिए ये पूरा एरिया हमने ब्लॉक कर दिया है, ना कोई अंदर आ सकता है ना कोई बाहर जा सकता है। काजुकी कहती है तो मार्सिया अंदर ही होनी चाहिए। फिर सीनो पूछता है तो इन गिफ्टिया का ट्रांसमिशन नहीं होता क्या? काजुकी बताती है ये एंड्रॉइड प्रोटेक्शन लॉ के खिलाफ होगा, ये लीगल वायलेंस होगा ह्यूमन राइट्स का। जिसके बाद सभी लोग एक साथ होते हैं और तभी मिचिरू को अचानक से अपना पास्ट याद आ जाता है जहाँ उसके फादर को गोली मार दी गई थी क्योंकि वो एक वंडरर बन गए थे। अब यासुताका सुकासा को देखकर कहता है अगर कोई गिफ्टिया वंडरर बन जाए तो हमें उन्हें लिमिटेड डिसेबल करना पड़ता है या फिर उनका इस्तेमाल करना पड़ता है। सुकासा पूछता है ये क्या है? सेरी उसे समझाते हुए कहती है सॉफ्टवेयर डिस्ट्रक्शन प्रोग्राम, ये सिर्फ स्पॉटर ही यूज कर सकते हैं, वो भी किसी इमरजेंसी केस में। इसके असर से गिफ्टिया के सभी फंक्शंस रुक जाते हैं, ये एक वायरस डेटा की तरह काम करता है। ये सुनकर सुकासा घबरा कर पूछता है अगर हम इसे यूज करेंगे तो क्या बाद में वो ठीक हो पाएगी? सेरी कहती है नहीं। यासुताका कहता है हमें मार्सिया को जल्दी ढूंढना होगा, इससे पहले कि हमें ये आखिरी ऑप्शन अपनाना पड़े। इसके बाद काजुकी आगे आकर कहती है हमें आर सिक्योरिटी के साथ काम करना पड़ेगा। ये सुन के मिचिरू गुस्सा हो जाती है और कहती है क्या तुम पागल हो गई हो, हम उनके साथ काम क्यों करें? काजुकी कहती है शांत हो जाओ मिचिरू, वो बस ब्लैक मार्केट रिट्रीवर्स को पकड़ना चाहते हैं और मैं मार्सिया को उन्हें हाथ भी नहीं लगाने दूंगी। मैं सिर्फ आर सिक्योरिटी से कुछ इन्फॉर्मेशन लूंगी, हमें हर हाल में मार्सिया को ढूंढना ही होगा। इसके बाद सभी लोग वहाँ से चले जाते हैं और रास्ते में सुकासा सोचता है क्या काजुकी ये सब झेल पाएगी? काजुकी कहती है भूल जाओ, अगर आयला को इससे कोई दिक्कत नहीं है तो बाकी किसी को नहीं होनी चाहिए। जैक उनकी बातों को सुनते हुए कहता है क्या तुम ये सोच रही हो कि तुम्हें आयला को वापस काम पर नहीं लाना चाहिए था? काजुकी कहती है ऐसा लग रहा है कि जो 3 साल पहले हुआ था वही फिर से होने वाला है। दूसरी तरफ मिचिरू अकेली बैठी कुछ सोच रही होती है और कहती है पता नहीं हमें उन लोगों के साथ काम क्यों करना पड़ रहा है। सुकासा कहता है तुम उन लोगों से इतनी नफरत क्यों करती हो? मिचिरू कहती है क्योंकि वो लोग गिफ्टिया को सिर्फ एक ऑब्जेक्ट की तरह देखते हैं, उनकी वजह से काजुकी के पैर में चोट लगी थी उस दिन। सुकासा पूछता है क्या इसका कुछ तुम्हारे फादर से लेना देना है? ये सुन के मिचिरू कुछ बोलने वाली होती है लेकिन तभी जैक बोलता है सुकासा तुम्हें क्या लगता है अगर तुम ऐसा बिहेव करोगे तो तुम्हें तुम्हारे सारे सवालों के जवाब मिल जाएंगे? ये सुन के सुकासा कहता है सॉरी। जिसके बाद मिचिरू कुछ देर तक चुप रहती है और फिर 3 साल पहले की कहानी बताने लगती है। 3 साल पहले जब मेरे फादर वंडरर बन गए थे तब काजुकी को उन्हें रिट्रीव करने का काम मिला था और मैं ये सब नहीं चाहती थी, इसलिए मैं उनके साथ भाग गई थी। अब स्टोरी फ्लैशबैक में जाती है जहाँ काजुकी मिचिरू के डैड को रिट्रीव करने आई होती है, लेकिन तभी वहाँ आर सिक्योरिटी के लोग भी आ जाते हैं। उनमें से एक बोलता है हमें ऑर्डर मिला है कि इन्हें खत्म करना होगा, लेकिन काजुकी गुस्से से कहती है नहीं ये गलत है। लेकिन इससे पहले कि वो कुछ कर पाती मिचिरू के डैड अचानक से एग्रेसिव हो जाते हैं और मिचिरू पर हमला कर देते हैं। काजुकी मिचिरू को बचाने के लिए आगे बढ़ती है और इसी दौरान उसके पैर में चोट लग जाती है। आर सिक्योरिटी के लोग हालात को बेकाबू देखकर बिना सोचे समझे मिचिरू के फादर को गोली मार देते हैं। जिसके बाद फ्लैशबैक खत्म हो जाता है और प्रेजेंट में मिचिरू कहती है मुझे पता है कि सब मेरी गलती है, अगर उन लोग बीच में नहीं आते तो ये सब नहीं होता। जिसके बाद सुकासा बिना कुछ कहे खड़ा हो जाता है और कहता है मैं मार्सिया को ढूंढ कर रहूंगा, और इतना कहकर वो वहाँ से चला जाता है और मिचिरू से देखती रह जाती है और तभी पीछे से सोता आ जाता है। वहीं दूसरी तरफ यासुताका ब्लैक मार्केट रिट्रीवर्स का हाइड आउट ढूंढ लेता है। जिसके बाद वो अंदर जाता है और देखता है कि वहाँ एक आदमी बेहोश पड़ा होता है, लेकिन मार्सिया वहाँ पर नहीं होती। यासुताका उस बेहोश बंदे को देखकर कहता है शायद ये ठीक नहीं लग रहा। उधर काजुकी सबको इन्फॉर्म कर देती है कि मार्सिया भाग चुकी है और शायद वंडरर बन गई है, हमें उसे रोकना होगा वरना आर सिक्योरिटी के लोग उसे खत्म कर देंगे। आयला सुकासा से कहती है अगर हमें मार्सिया मिली तो मैं डील करूंगी, अब ये मेरा काम है। जिसके बाद सब लोग तेजी से आगे बढ़ रहे होते हैं और तभी अचानक
अचानक आयला मार्सिया से टकरा जाती है और नीचे गिर जाती है। वो उसे देखकर सुकासा को पीछे हटने के लिए बोल रही होती है और तभी वहाँ सोता आ जाता है। सुकासा शॉक होकर पूछता है, सोता तुम यहाँ क्या कर रहे हो? जिसके बाद मार्सिया अचानक से गुस्से में आ जाती है और आयला पर अटैक कर देती है और फिर वो सोता को पकड़कर वहाँ से भाग जाती है। सुकासा ये सब बातें सभी को बता देता है और काजुकी कहती है मैं इंजीनियर भेज रही हूँ, तब तक तुम वहाँ सब कुछ संभाल लो। जिसके बाद हम देखते हैं कि आयला के पैर में चोट लगी होती है जिस वजह से वो ठीक से नहीं चल पाती, लेकिन वो फिर भी सुकासा से कहती है मार्सिया के पीछे जाओ। जाते जाते आयला कहती है हमेशा अच्छी यादें होना सही नहीं होता, जितनी अच्छी मेमोरीज होंगी उतना ही ज्यादा पेन देंगी। सुकासा कहता है तो तुम्हें मेमोरीज नहीं चाहिए, इससे मुझे बहुत बुरा लगेगा। दूसरी तरफ शिनोनोमी वंडरर को खत्म करने की तैयारी कर रहा होता है, तभी काजुकी उसे रोकते हुए कहती है मेरे पैर में अभी भी दर्द है, क्या तुम्हें पता है? शिनोनोमी कहता है तुमने कहा था कि तुम सब कुछ भूल जाओगी, लेकिन काजुकी कहती है बारिश में मेरे पैर और भी ज्यादा दुखते हैं। शिनोनोमी कहता है मैं बस 30 मिनट और वेट करूंगा, उसके बाद मैं वंडरर को खत्म कर दूंगा। नेक्स्ट सीन में सुकासा और आयला मार्सिया को ढूंढ लेते हैं और सुकासा कहता है मार्सिया मैं तुम्हें और सोता को बचाना चाहता हूँ, तुमने कहा था कि तुम सोता को हमेशा प्रोटेक्ट करोगी। फिर वो मार्सिया की तरफ अपना हाथ बढ़ाने लगता है और मार्सिया भी धीरे धीरे उसके पास आने लगती है। तभी सोता हवा में ऊपर उड़ जाता है और सामने मार्सिया को देखता है। तभी अचानक मार्सिया फिर से बेकाबू हो जाती है और सोता को पकड़ लेती है। ये देख के सुकासा तुरंत अपनी गन निकालता है और मार्सिया पे पॉइंट कर देता है और उसी वक्त आयला भी उड़ती है और भागने लगती है। जिसके बाद हम देखते हैं कि सुकासा ट्रिगर दबाता है और गोली चला देता है। इसके बाद हम काजुकी को देखते हैं, वो एक आदमी से बोलती है हे ओल्ड मैन आयला का ध्यान रखना। वो आदमी बोलता है तुम अकेले जा रही हो, तुम्हें बैकअप का इंतजार करना चाहिए। लेकिन काजुकी कहती है अब इंतजार का समय नहीं है और फिर वो वहाँ से तेजी से चली जाती है और दूसरी ओर आयला की हालत बहुत खराब हो रही होती है। नेक्स्ट सीन में काजुकी को भी हॉस्पिटल में ले आया जाता है और उसकी हालत भी ठीक नहीं होती और आयला ये सब दूर से देख रही होती है। जिसके बाद हम आयला और काजुकी को साथ में देखते हैं और आयला कहती है काजुकी मुझे माफ कर दो। काजुकी कहती है मैं तुम्हारे साथ बिताए हुए पल को नहीं भूलूंगी, लेकिन अब मैं तुम्हारी पार्टनर नहीं रहूंगी। ये कहकर काजुकी अपने कमरे में चली जाती है और आयला अकेली बैठी रहती है और उसकी आंखों से आंसू गिरने लगते हैं। अब सीन प्रेजेंट में आता है और हमें पता चलता है कि मार्सिया का केस खत्म हो चुका है और ब्लैक मार्केट रिट्रीवल ऑर्गेनाइजेशन भी पकड़ी जा चुकी है। इस मिशन में आर सिक्योरिटी ने भी काफी मदद की थी। फिर काजुकी कहती है इस केस को लेकर अब आयला और सुकासा भी कुछ नहीं कर सकते। अब हम फ्लैशबैक में पास्ट का सीन देखते हैं जहाँ मार्सिया ने सोता को पकड़ रखा होता है और सुकासा उसे बचाने के लिए मार्सिया पर गोली चला देता है। जिसके बाद मार्सिया नीचे गिर जाती है और उसके साथ आयला भी नीचे गिर पड़ती है। अब सीन प्रेजेंट में आता है, काजुकी सुकासा से कहती है जब तक आयला फील्ड ड्यूटी में वापस नहीं आ जाती तुम डेस्क ड्यूटी करोगे। जिसके बाद शाम हो जाती है और सुकासा अपने काम में लगा होता है और उसके बाद हम आयला को देखते हैं जो सुकासा को उठकर देखती है। तभी मिकीज़ुरु वहां आ जाता है। मिकीज़ुरु कहता है इसने तुम्हारे साथ रहने के लिए जिद की थी और तुम कल से मूव कर सकती हो, लेकिन तुम्हारा मेंटेनेंस अभी कुछ दिन और चलेगा। अब आयला सुकासा को देखती है और उसे काजुकी की बात याद आ जाती है कि मैं तुम्हारी पार्टनर नहीं रहूंगी। कुछ समय बाद सुकासा जाग जाता है और वो पूछता है टाइम क्या हुआ है। तब आयला उसे बताती है कि अभी भी रात हो रही है, तुम्हें अपने रूम में जाकर सो जाना चाहिए। सुकासा बोलता है कि मुझे खुशी है कि तुम ठीक हो, तुम पूरे 2 दिन से सो रही थी और वो ओल्ड मैन मुझे जाने के लिए कह रहा था, लेकिन मुझे बहुत चिंता हो रही थी। आयला कहती है किस चीज की चिंता? तब सुकासा हल्के से कहता है यही कि तुम कभी नहीं उठोगी। फिर आयला पूछती है मार्सिया और सोता का क्या हुआ? तब सुकासा कहता है चिंता मत करो, काजुकी और बाकी सब ने मेरा साथ दिया और हमने सब कुछ संभाल लिया था। जिसके बाद आयला कहती है मुझे माफ कर देना, मैं कुछ नहीं कर पाई, और क्या तुम ठीक हो? तब सुकासा कहता है हाँ थैंक्स मेरी चिंता करने के लिए, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। इसके बाद आयला अकेली होती है और वो खुद से बोल रही होती है वो स्माइल कैसे कर सकता है, और फिर वो मार्सिया वाला सीन याद करने लगती है। नेक्स्ट सीन में इरू आयला से कहती है तुम अभी भी पूरे तरीके से ठीक नहीं हुई वो, तो काम करने के बाद यहाँ आ जाना, मैं पूरे दिल से तुम्हारा ख्याल रखूंगी। जिसपे आयला कहती है हाँ समझ गई। अब यामानोबे आयला से कहता है क्या तुम ठीक हो? तब रेनू से बताता है कि मेंटेनेंस टीम अभी थोड़ा और काम करेगी इस पर। अब सुकासा भी यहाँ आ जाता है और आयला को गुड मॉर्निंग बोलने जा ही रहा होता है, लेकिन तभी वहाँ यासुताका आ जाता है और सुकासा को अपने साथ ड्रिंक करने के लिए बोल रहा होता है, लेकिन सुकासा मना करने लगता है और सेरी यासुताका से कहती है इतनी सुबह सुबह ये सब अपनी बकवास बंद करो। यासुताका इसके बाद आयला से डेट पर चलने के लिए पूछता है, लेकिन आयला उसे इग्नोर कर देती है और यासुताका बोलता है मेरा कमजोर दिल तो टूट ही गया, और फिर वो सुकासा को अपने साथ चलने के लिए कहने लगता है फिर से। और फिर हम देखते हैं कि आयला का ध्यान सुकासा की तरफ होता है और वो यामानोबे की चाय पर ध्यान नहीं देती और सब नीचे गिरने लगता है। अगले दिन आयला डेस्क पर जाती है और सुकासा बोलता है कि काम पर अलग अलग आना काफी अजीब है ना, हम सब एक साथ जाया करते थे। तभी आयला कहती है सुकासा तुम्हारी स्माइल काफी अच्छी लगती है, और ये सुनकर सुकासा और मिचिरो दोनों शॉक्ड रह जाते हैं। सुकासा कहता है तुमने तो सच में मुझे चौंका दिया था, थैंक्स। ये सब सुनकर मिचिरो आयला से पूछती है क्या सुकासा ने तुम्हारे साथ कुछ किया है? इरू भी बोल पड़ती है कि हमारी प्योर हार्टेड आयला के साथ कोई उल्टी पुल्टी चीज करे तो ये माफ करने के लायक ही नहीं है। फिर मिचिरो गुस्से में कहती है इस बार उसे रूम से बाहर फेंकना पड़ेगा। जिसके बाद दोनों आयला से पूछने लगते हैं अब बताओ क्या हुआ था, लेकिन आयला बोलती है बात तो ये है कि मैं सुकासा को अपने दिमाग से निकाल ही नहीं पा रही हूँ, मैं उसे देखने लगती हूँ वो जहाँ भी जाता है, मैंने कुछ दिन पहले ये नोटिस किया था। मिचिरो चौंक कर कहती है इसका मतलब, और इरू तुरंत बोलती है ये तो लव है। मिचिरो कहती है रुको प्यार? इरू एक्साइटेड होकर कहती है हाँ, और अब हम इस पर रिसर्च करेंगे, हम 24 घंटे सुकासा पर
नजर रखेंगे और देखेंगे कि वो क्या करता है। लेकिन मिचिरू मना करने लगती है और कहती है मुझसे उम्मीद भी मत रखना, मैं तुम्हारे साथ नहीं हूँ। लेकिन अगली सुबह मिचिरू भी इनके साथ खड़ी होती है। अब ये दोनों सुकासा पर नजर रख रहे होते हैं, पहले जब वो किताब पढ़ रहा होता है और फिर जब वो किसी से बात कर रहा होता है। इरू कहती है मुझे नहीं लगता कि ये किताब इतनी इंटरेस्टिंग है, फिर भी सुकासा इसे पढ़ते हुए स्माइल क्यों कर रहा है। आयला कहती है तुम भी कम क्रीपी नहीं हो। लेकिन तभी इरू के हाथ से बाइनोक्यूलर गिर जाता है। दूसरी तरफ सैरी ये सब नोटिस कर लेती है और सुकासा से कहती है हमें कोई देख रहा है, शायद ब्लैक मार्केट रिट्रीवर के लोग। रेन कहता है अगर वो कुछ प्लान कर रहे हैं तो वो सबसे पहले हेड ऑफिस को टारगेट करेंगे। इधर आयला और इरू डर जाते हैं, लेकिन फिर भी वो हिम्मत नहीं हारते हैं। इरू कहती है इतनी सी बात से हम हार नहीं मानेंगे। ये सब सुन के मिचिरू कुछ नहीं बोलती और वो वहाँ से चली जाती है। अब आयला और इरू सुकासा का पीछा करने लगते हैं, पहले रेस्टोरेंट में, फिर जब वो कॉन्स्टेंट की मदद कर रहा होता है और फिर जब वो रेन और काजुकी के साथ होता है। रेन सुकासा से कहता है मुझे अब घर जाना होगा वरना मेरी वाइफ गुस्सा करेगी। फिर काजुकी सुकासा से पूछती है वो कहाँ जा रहा है और सुकासा कहता है शायद रेस्ट रूम में। काजुकी नशे में बोलती है तुम बहुत ही ज्यादा मत बोलो और फिर वो सुकासा को देर रात तक अपने साथ बिठाए रखती है और आखिर में छोड़ती है। अब सुकासा नहाने के लिए जाता है, लेकिन आयला और इरू अब भी उसका पीछा नहीं छोड़ते और जैसे सुकासा अंदर जाता है दोनों झांकने की कोशिश कर रहे होते हैं। ये देख के सुकासा अचानक चिल्लाकर कहता है तुम दोनों यहाँ क्या कर रही हो। इसी बीच सैरी वहाँ पर आती है और इरू को पकड़कर अपने साथ खींचकर वहाँ से ले जाती है। मिचिरू आयला से पूछती है तुम सुकासा को अपने माइंड से क्यों नहीं निकाल पा रही हो। अब दोनों एक जगह पर बैठी होती हैं और मिचिरू कहती है तुम्हें समझ नहीं आता कि वो हमेशा स्माइल कैसे करता है मार्सिया वाले इवेंट के बाद भी। आयला कहती है क्या सुकासा सच में भूल चुका है, मुझे नहीं पता कि वो अंदर से कैसा फील कर रहा है। मिचिरू अब उसे बताती है कि सुकासा और काजुकी सोता से मिलने गए थे ताकि उसे समझा सके कि मार्सिया के साथ क्या हुआ था। अब सीन फ्लैशबैक में जाता है जहाँ सुकासा सोता से मिलने आया होता है और सोता उसे देखकर पूछता है मार्सिया कहाँ है, मैं उसे गुड बाय तक नहीं बोल पाया। जिसके बाद सोता के हाथ से एक बॉक्स गिर जाता है जिसमें उसकी और मार्सिया की काफी सारी तस्वीरें होती हैं। वो गुस्से में सुकासा से कहता है तुमने प्रॉमिस किया था कि तुम मार्सिया को वापस ले आओगे, लेकिन सुकासा सिर झुकाकर कहता है आई एम सॉरी, आई एम रियली सॉरी। और फिर सोता रोने लगता है और कहता है तुम क्यों माफी मांग रहे हो और सुकासा भी उसके साथ रोने लगता है। जिसके बाद फ्लैशबैक खत्म हो जाता है और मिचिरू आयला से कहती है कि काजुकी ने बताया था कि वो माफी मांगते वक्त काफी हिल गया था, शायद वो इसे कभी नहीं भूल पाएगा और शायद वो कभी भूलना भी नहीं चाहेगा। ये सुन के आयला धीरे से कहती है अगर ऐसा है तो सुकासा हमेशा स्माइल क्यों करता रहता है। मिचिरू बोलती है किसे पता है, शायद वो अंदर से सैड है इसलिए। अगले दिन यासुता का एक बार में गोडो से मिलता है और वो गोडो से कहता है तुम्हें थे ना जिसने हमारी सिक्योरिटी को पिछले केस में इन्वॉल्व किया था। गोडो बोलता है मैं अपने तरीके से काम करता हूँ और दूसरी तरफ आयला का चेकअप चल रहा होता है। मिजुहिरो कहता है आज के लिए बस इतना ही, कोई मेजर इशू नहीं है। काजुकी पूछती है तो क्या ये कल से फील्ड ड्यूटी ज्वाइन कर सकती है। मिजुहिरो कहता है हाँ कल से ये अपने काम पर जा सकती है। रात में आयला अपने रूम में सोच में डूबी होती है और वो कहती है कुछ समय से मैं अपने काम के बीच में अटक सी गई हूँ, क्या तुम सच में श्योर हो कि मुझे फील्ड ड्यूटी दोबारा से ज्वाइन करनी चाहिए। काजुकी उसे देखकर पूछती है क्या तुम अपने काम पर वापस नहीं जाना चाहती। आयला कहती है मैं शायद फिर से कोई प्रॉब्लम खड़ी कर दूं और काजुकी कहती है ये सुकासा डिसाइड करेगा और फिर वो बात को वहीं खत्म कर देती है। इसके बाद आयला अपने रूम में जाती है लेकिन वहाँ सुकासा नहीं होता। वो चुपचाप वहाँ इंतजार करने लगती है मगर सुकासा वहाँ नहीं आता। कुछ देर बाद वो बाहर निकल जाती है और एक रूम के पास से गुजरते हुए सुकासा और काजुकी की बातें सुन लेती है। अंदर काजुकी कह रही होती है आयला पहले से काफी बदल चुकी है और इसका क्रेडिट सिर्फ तुम्हें जाता है। सुकासा कहता है ये सुन के काफी खुशी हुई कि आयला पहले से काफी बदल चुकी है। जिसके बाद काजुकी थोड़ा रुक कर कहती है लेकिन आयला के पास सिर्फ 1000 घंटे बचे हैं, मतलब 1 महीने के आसपास। समय पूरा होने के बाद हमें बाकी गिफ्टियाज की तरह उसे भी रिट्रीव करना पड़ेगा। मैं तुम्हें अंधेरे में नहीं रखना चाहती थी इसलिए मैं तुम्हें बता रही हूँ, आई एम सॉरी। फिर वो सुकासा से पूछती है तो अब तुम क्या करना चाहते हो, क्या तुम अपनी पार्टनरशिप आयला के साथ जारी रखोगे या फिर इसे यहीं खत्म कर दोगे और किसी नए गिफ्टिया का इंतजार करोगे। अगर तुम आयला को अपने साथ बनाए रखते हो तो तुम्हारी पार्टनरशिप 1 महीने में खत्म हो जाएगी। आयला ये सब सुन के जाने लगती है लेकिन तभी सुकासा की आवाज आती है उसे। वो कहता है मैं आयला के साथ रहना चाहता हूँ आखिरी तक और मैं किसी के साथ रहने के बारे में सोच भी नहीं सकता। और ये सुनते ही आयला काफी ज्यादा खुश हो जाती है। नेक्स्ट सीन में सुकासा अपने रूम में लौटता है जहाँ आयला पहले से बैठी होती है। सुकासा कहता है वेलकम होम आयला और आयला भी मुस्कुराते हुए कहती है वेलकम होम सुकासा। सो गाइस इस एनिमे का पार्ट 1 यहीं पर एंड होता है और अभी तक की कहानी में सुकासा और आयला के बीच में काफी गहरी बॉन्डिंग बन चुकी है। लेकिन अब आयला की जिंदगी में सिर्फ 1000 घंटे और बचे हैं। आगे क्या होगा, क्या सुकासा और आयला साथ में रह पाएंगे। लेकिन ये सब जानने के लिए तुम्हें पार्ट 2 का वेट करना पड़ेगा। तो मैं तुमको मिलता हूँ इसके पार्ट 2 में, तब तक के लिए बाय।